तो हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 5 तक ख़त्म कर लिए थे। मैंने एक्सरसाइज 2.1 मतलब कि ये जो वाली एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 2.1 इसके कुछ सवाल बता दिए थे और आपसे कहा था कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इक्वेशंस ही दी हुई थी तो उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। 7th क्लास में भी आपने कई सारी ऐसी इक्वेशन सॉल्व की, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्पीड से बता दिया। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसमें से मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट करवा दिया था। आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो देखते हैं, चलिए क्या दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हमें इस मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, किसी रेक्टेंगल आपको पता होगा जिसमें मतलब अपोजिट साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रहेगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रहेगी, ये रहती है ये होता है रेक्टेंगल। और पेरीमीटर क्या होता है, जो इसकी इतनी जितनी भी बाउंड्री होती है ये और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री का हम जितना भी इसका टोटल सम कर दें तो उससे निकलता है पेरीमीटर। ये हालांकि आप जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें बता दिया कि ये जो पेरीमीटर है इसका, इस वाले रेक्टेंगल का, ये है 13 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ दे दी गई है हमें इतनी 2 3/4। इस तरीके के नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 2 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 11/4। ये वाला नंबर मतलब इस वाले नंबर के बराबर होगा। ये भी आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने फिर से एक बार बता दिया। अब हमें जो है पेरीमीटर के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले से ही याद है, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है पेरीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है L और ये जो है ब्रेड्थ B, तो इनको आपस में ऐड करना, इसका डबल करके जो भी आंसर आता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो बस ऐसा। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड इट्स लेंथ ढूंढनी है। तो इस जो चीज़ ढूंढनी है उसी को एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले x के। मान लीजिए हमारे पास जो लेंथ है वो x है, तो इसमें सबसे पहले कर लेते हैं लेट लेंथ बी x सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया है इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेड्थ भी जो है, ये जो ब्रेड्थ दी हुई है ये सेंटीमीटर्स में दी हुई है और जो हमारा पैरामीटर है वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये जो यूनिट होती है इसका हमें बहुत खास ध्यान रखना होता है। तो हमने ले ली कि चलिए इसकी लेंथ मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर होती है। अब हमें पहले से दिया हुआ है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 13 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दी हुई है ऑलरेडी 11/4 सेंटीमीटर। हमने ये वो क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है सारा का सारा। ये 3/4 को मैंने दिखाया था अभी 11/4 के इक्वल ही होता है। तो अब हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ L प्लस B इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है। इसको हम मान लेंगे B, ये हो गई अपनी L। तो ये ट्वाइस ऑफ, अब लेंथ कितनी है अपनी x सेंटीमीटर्स, तो ये हो गई x प्लस ब्रेड्थ कितनी है अपनी ये 11/4 सेंटीमीटर्स और पैरामीटर पहले से ही दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर्स। तो बस अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, x प्लस 11/14 यहाँ, और ये वाला जो 2 है यहाँ इसके नीचे आ जाता है 13/2। x की वैल्यू 13/2 माइनस 11/4, ये वाला नंबर उस साइड लेगा और इसका जो साइन था वो हमने चेंज कर दिया, आपको पहले से पता होगा। अब LCM लेना है तो हमें दिख रहा है कि 4 2 बड़ा, मतलब आपस में ये मल्टीपल्स हैं तो इसमें से बड़ा कौन है 4, LCM आ जाएगा 4। 2 2 जा 4 होता है तो मतलब 13 2 जा 26 माइनस ये 4 तो है ही पहले से, तो 11। x की वैल्यू आ रही 26 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 15/4। तो यही अपना आंसर है और इसमें हम लिख देंगे जो हमारी लेंथ है वो है 15/4 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और चाहें तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 15/4 के बाद 3/4 में भी कन्वर्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। दोनों ही तरीके से आंसर लिखने पे आपको मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसमें इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, पहले हम इसका वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कि जो साहिल की मम्मी की एज है वो साहिल की एज से 3 times है। मतलब कि साहिल की जितनी भी एज है उसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साहिल की मम्मी की एज मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये समझ ली हमने। दूसरी बात है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स। मतलब अभी से जब हम 5 साल आगे चलेंगे तो 5 साल बाद जो उसकी मम्मी की एज होगी और उसकी साहिल की खुद की एज होगी, उन दोनों को ही जब हम ऐड कर लेंगे तो उनका सम आएगा 66 ईयर्स। तो अब हमें उनकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो मेन रेफरेंस किसका दिया गया है, साहिल का। साहिल की मम्मी की इमेज, मतलब ऐसा मम्मी का तो कुछ बताया नहीं है, क्या बता, साहिल की मम्मी की एज। तो इस कारण से हम साहिल को सबसे पहले एज्यूम करके चलते हैं। क्या मान लीजिए साहिल की एज है x, हमने मान लिया साहिल की प्रेजेंट एज है x, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ साहिल लेट इट बी x। तो फिर प्रेजेंट एज साहिल की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, उस हिसाब से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से 3x हो जाएगी, ये साहिल की मम्मी की एज। अब हमें चलना है 5 साल आगे। जब 5 साल हम आगे करेंगे तो एज बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, साहिल की एज 5 साल बाद हो जाएगी x + 5, और साहिल की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 3x + 5। और यही कहा गया है क्वेश्चन में कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है 66 आता है। तो उनकी हमें प्रेजेंट एजेस अब ढूंढ के देनी है। बस क्वेश्चन खत्म। देख लीजिए, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, तो मतलब सबसे पहले उन्होंने मान ली साहिल की एज x ईयर्स है। ठीक है, तो साहिल की मम्मी की एज कितनी हो गई उसी टाइम में 3x, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x + 5 और इसकी एज हो जाएगी 3x + 5, और इसी से अब हमें एक क्वेश्चन बना लेनी है, कितनी, x + 5 + 3x + 5 = 66 ईयर्स। 3x और एक x जोड़ लिया, हो गया अपने पास 4x, और ये 5 + 5 10, 4x + 10 = 66। यही क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है, बस x की वैल्यू हमें ढूंढ लेनी है। आसानी से ढूंढ सकते हैं। 4x = कितना आ जाएगा 56, और x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो इस हिसाब से हमें सिर्फ साहिल की एज का आंसर नहीं बताना है, हमें उसकी मम्मी की एज भी बतानी है, क्योंकि उसमें लिखा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की ही एज बतानी है। तो उसकी हम मम्मी की एज भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने निकाल ली x = 14, ये हो गई साहिल की एज, ये प्रेजेंट वाली एज, और उसकी मम्मी की एज हमें पता थी 3x, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 42 ईयर्स। अगला सवाल, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? मतलब हमें इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि बंसी के पास कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के, कुछ 5 रुपए के। तो ऐसा दिया गया है इस क्वेश्चन में कि उसके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं ना, उससे 3 गुना ज़्यादा 2 रुपए के सिक्के हैं। मतलब जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें 2 रुपए के सिक्कों की गिनती पता चलेगी। और फिर हमें पता चला कि जितना भी उसके पास जितने भी सिक्के हैं उसमें से जितने मतलब सिक्कों से जोड़ के पैसे देखेंगे हमारे पास कितने रुपए टोटल हुए, तो उसका आंसर है 77। तो अब हमें ये पता लगाना है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही है, मतलब हमें ये पता लगाना है कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए रेफरेंस किसका दिया गया, रेफरेंस मतलब कनेक्ट किससे किया गया, 2 रुपए के जितने सिक्के हैं उसको कनेक्ट किया गया 5 रुपए के सिक्कों के साथ। तो इसलिए हम x किसको मानेंगे, 5 रुपए के सिक्कों के। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसके पास, तो मान लीजिए उनकी गिनती है x। लेट द नंबर ऑफ 5 rupees coins that Bansi has be x।
देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स ही हैज़ इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स डेट और 3x। मतलब यही दिया गया था ना कि 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उससे 3 टाइम्स, मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा कितने उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं। और टोटल अब ये देखना है हमारे पास उसके पास टोटल रुपये कितने हो गए 77। तो मान 5 रुपये का सिक्का मान लीजिए जितने भी हैं, मान लीजिए एक सिक्का होगा तो कितने रुपए हुए 5, 2 सिक्के हुए अगर 5 रुपये के तो कितने रुपए हो गए 10, ऐसे ही 3 सिक्के हुए अगर 5 रुपये के तो कितने रुपए हो गए 15। तो इस तरीके से आप रोज़ हमेशा लेन देन करते रहते होंगे तो इतना तो अंदाज़ आपको पहले से भी होगा। तो हम देख लेते हैं उसके पास कितना टोटल अमाउंट, मतलब जितने भी टोटल पैसे या रुपए हैं उसके पास, उसका टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम इस तरीके से। मतलब उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं x। इसको हम थोड़े अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 रुपये के मान लो एक सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए 5, मतलब इसको 5 × 1 = 5 लिख सकते हैं। अगर 5 रुपये के उसके पास 2 सिक्के होते तो उसके पास टोटल कितने रुपए हो जाते 10 रुपये, मतलब 2 सिक्के 5 से मल्टीप्लाई करने पड़े। 5 रुपये के अगर 3 सिक्के होते तो कितने रुपए हो जाते 15 रुपये। इसी तरीके से अगर हमें पता है उसके पास 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो हमें पता चल गया उसके पास 50 रुपये हैं। बस वही बात दी हुई है कि मान ली 5 रुपये के उसके पास कितने सिक्के थे x, तो उससे रुपये कितने हो गए टोटल 5x। ऐसे ही हमने जो निकाल लिया कि उसके पास अब 2 रुपये के सिक्के कितने हो गए x की जगह 3x, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए ये हो गए 3x। अब उससे रुपयों में कन्वर्ट करने की कोशिश करें हम तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 3x, तो 2 × 3x 3 × 2 = 6x। इसके पास मतलब 6x रुपये हो गए। अब हमने देख लिया कि टोटल रुपए कितने हैं उसके पास 77 रुपये। और अगर हम इस वाली कंडीशन के हिसाब से देखें तो उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए 5x + 6x, 5 और 6 11, मतलब टोटल हो गए 11x। तो ये दिया हुआ है 77, मतलब इक्वेशन से जो हमने निकाला उसके हिसाब से कितने रुपए हैं अपने पास 11x, और जो क्वेश्चन में दिए हुए टोटल रुपए वो हो गए 77। तो 11x = 77, दोनों ही कंडीशन को मैच करके देखा तो इस तरीके से, तो x की वैल्यू आ रही है 7। तो इसका मतलब अपने पास 5 रुपये के कितने सिक्के हो गए 7, और 2 रुपये के सिक्के कितने हो गए 21। तो इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है। और आपको विश्वास करना है तो आप खुद भी करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 7 सिक्के होते 5 रुपये के तो कितने रुपए हो जाते अपने पास 35 रुपये। 21 सिक्के होते अगर 2 रुपये के तो कितने हो जाते अपने पास 42 रुपये। जब दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आंसर 77 आ जाएगा। तो मतलब एक तरीके से ये वेरिफिकेशन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है तो थोड़ा मतलब ऐसा ही है, तो उसका आपको थोड़ा सा बस बेसिक बता रहा हूँ, बाकी मैं ये वाला क्वेश्चन आपको अगली क्लास में ही कराऊंगा। बस बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। तो हमें इसमें क्या जानना है मेनली, एक तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक, और मल्टीपल ऑफ 11 का क्या मतलब है, मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ किसी भी चीज़ का मतलब कि 11 का मल्टीपल बोला है मैंने, तो सीधी बात है वो 11 की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा। जैसे कि 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, तो ये जितने, और खुद 11 भी, ये खुद 11 भी, तो ये सभी क्या कहलाएंगे मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 कहलाएंगे। सेम तरीके से मैं कहूँ अगर मल्टीपल ऑफ 7 तो 7 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे मल्टीपल ऑफ 7। सीधी बात है कि जिस भी चीज़ का आप मल्टीपल देख रहे हो तो मतलब वो चीज़ उसकी टेबल में आती है। एक बात अब जानते कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद एक, सीधी बात एक के बाद एक। तो मान लीजिए ये 7 की टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 7 के जस्ट बाद क्या आता है 14 के जस्ट बाद क्या आता है 21 के जस्ट बाद क्या आता है 28। तो एक तरीके से ये क्या कहलाएंगे लगातार।
मतलब 7, 14, 21, 28 ये क्या कहलाएंगे? लगातार। वैसे आप कहेंगे कि कहाँ लगातार, ये बीच में थे 8, 9, 10, मैंने ये सब तो छोड़ दिया है, तो कैसे लगातार होगा? तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है कि लगातार क्या चीज़ है? मल्टीपल ऑफ 11 लगातार है, यही दिया हुआ है ना। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब लगातार तो है, लेकिन क्या लगातार है? 11 के जितने ही मल्टीपल्स हैं उन वो लोग लगातार हैं। तो ये मैंने बेसिक्स आपको थोड़ा सा बता दिया है, इस पर आप थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाइएगा कि लगातार और ये मल्टीपल ऑफ 11 उसमें कैसा लगातार होता है, क्या होता है, वो आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन जो है मैं आपको अब अगली क्लास में कराऊंगा और बचे हुए एग्जाम्पल्स भी मैं कराऊंगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है इन प्रश्नों को समझने में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है तो उस पर आप लिख के भेज दीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और यूट्यूब में जो मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको क्या दिक्कत आ रही है पढ़ने में। मैं आपके डाउट को पूरा सॉल्व करूँगा, आप बताइएगा ज़रूर। ओके।